हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र कुमार फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रखा है हमें चैप्टर नंबर 5.1 में कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उनमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, नंबर्स दे रखे हैं और वो एक एपी है। अब वो एपी है वो क्यों है ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। कोई टैक्सी वाला है, उसने एक रूल बना रखा है कि भाई पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये फिक्स है। आपको अगर 1 किलोमीटर जाना है तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। पर उसके बाद में अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाओगे तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है वो 8 रुपये है। यानी अगर आप मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर सफ़र तय किया तो आपको 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो तो 15 रुपये ही देना पड़ेगा। पर उसके बाद में आप 2 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के बाद में 1 किलोमीटर का और जो सफ़र कर रहे हैं उसके लिए आपको 15 रुपये नहीं, मात्र 8 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो देखिए, इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आंसर 1 के में 1 का क्या है, माना एनवे किलोमीटर, माना एनवे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। यानी अगर हम टैक्सी को n किलोमीटर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। तो हम पहले किलोमीटर के लिए बोलेंगे कि हम पहले 1 किलोमीटर जाएंगे तो प्रथम 1 किलोमीटर के लिए किराया। देखिए, जब हम n किलोमीटर जा रहे थे तो किराया क्या था, an। अब हम जा रहे हैं 1 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा, किराया a1। और प्रथम 1 किलोमीटर के लिए किराया हमें परसेंट में क्या दे रखा है, 15 रुपये। तो कितना है, 15 रुपये। फिर इसी प्रकार अतिरिक्त किराया यानी कि दूसरे किलोमीटर के लिए पहले लिख लेते हैं अतिरिक्त किराया और हम इसको D से डिनोट कर देते हैं कि ये D है और ये कितना है, ₹8। अतिरिक्त किराया है वो अपने पास में 8 रुपये है। अब देखिए, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 दूसरे किलोमीटर का जो किराया है वो A2 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कि दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, ऐसे लिख लेते हैं, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, तो जो A1 है उसमें आप क्या जोड़ दो, D जोड़ दो, तो वो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा। अब A1 कितना था अपने पास में, 15, उसमें 8 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। इसी प्रकार अब इसको क्या बोल देंगे, इसको जो दूसरा किलोमीटर आया है उसको बोल देंगे A2। जैसे एनवे को AN बोला, पहले को A1 बोला, ऐसे दूसरे किलोमीटर को A2 बोल देंगे और A2 अपने पास में कितना आ गया, 23। इसी प्रकार A3 निकालेंगे। A3 क्या आएगा, आप A प्लस या A1 प्लस 2D, तो क्या हो जाएगा, A1 कितना है अपना, A1 है अपना 15 प्लस 2 इंटू D कितना है 8, तो किराया कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 दूनी 16, यानी कि 15 और 16 कितना हो गया, 31। तो जो अपना A3 आएगा वो कितना आएगा, A3 आ जाएगा अपना 31। इसी प्रकार A4 निकालें, A4 क्या आ जाएगा। अब देखिए, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि जो पीछे वाला पद होता है उसमें अगर अपन D जोड़ देते हैं तो अगला पद आ जाता है। फिर भी हम जो सेम पैटर्न चल रहे हैं उसी पे करेंगे कि पहले पद में कितना जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो नंबर होता है ना, जैसे 4 है तो यहाँ पे आएगा उससे 1 कम 3D। तो देखिए, A1 अपना 15 प्लस 3 कोष्टक 8, D अपना 8 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 प्लस 8 3 24, तो कितना हो गया, 15 और 24 कितना हो गया, 39। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे AP क्या आ जाएगी, तो हम लिख देंगे अतः AP A1, A2, A3, A4 बराबर A1 का मान था अपने पास में 15, A2 का मान कितना आया था 23,
A3 का मान आया था 31, A4 का मान आया था 39। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है। तो देखिए AP है या नहीं है, उसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका जो D का मान है वो क्या वास्तव में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करेंगे। तो देखो D का मान चेक करेंगे, तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, D निकालने के लिए करते हैं कि जो दूसरा पद होता है A2 होता है, A2 में से A1 को घटा देते हैं। तो A2 का कितना आया था अपने पास में, A2 आया था जो हमारी श्रेणी था उसका जो दूसरा पद था वो देखिए कितना था, श्रेणी का जो दूसरा पद था A2 था अपना 23 और A1 है अपना 50। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो A2 हो जाएगा 23 और A1 हो गया था 15। तो कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 8। इसी प्रकार से फिर से D चेक करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से A3 में से कितना निकालेंगे, A2 निकालेंगे। तो A3 और A2 का डिफरेंस करेंगे, फिर से चेक करते हैं। A3 कितना था अपना, A3 था अपना 31 और A2 था अपना 23। तो 31 में से 23 लेस करेंगे, 31 माइनस 23, तो वही 8 का डिफरेंस आ रहा है। फिर क्या करेंगे, वापस एक बार और चेक कर लेंगे कि यहाँ पे A4 में से क्या करेंगे, A3 को लेस करेंगे, A3 और A4। अब A4 और A3 देखते हैं तो A4 अपना 39 और A3 है वो 31 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 39 माइनस 31 और डिफरेंस आ गया 8। प्यारे दोस्तों आपने यहाँ पे चेक किया कि सभी जगह D का जो मान है, D क्या था अपना, D था सार्वय अंतर, D था अपना सार्वय अंतर। और यदि हम लिख देंगे दी गई संख्याओं में, संख्या सूची में, दी गई संख्या सूची में सार्वय अंतर D का मान सभी पदों के लिए समान है, अतः यह एक AP होगी, AP है। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं हमने इस प्रश्न में क्या किया। सबसे पहले हमने माना कि nवें किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया हमने मान लिया AN, ठीक है। तो प्रथम 1 किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, n की जगह हमने रख दिया 1, तो ये हो गया A1 और A1 कितना हो गया 15 रुपये, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। फिर अतिरिक्त किराया हमने मान लिया D, वो कितना है 8 रुपये। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर का जो किराया था वो तो देना ही देना है, उसमें D और अतिरिक्त किराया और जोड़ देना है। तो वो कितना आ गया 15 + 8 यानी कि 23। और हमने दूसरे किलोमीटर, जैसे nवें किलोमीटर को N कहा था ना, वैसे ही दूसरे किलोमीटर को क्या बोल देंगे A2। तो A2 कितना आ गया 23। इसी प्रकार A3 कैसे ज्ञात किया हमने, A3 ज्ञात किया जो पहला पद है उसमें 2 + 2 × D ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। और A4 में A + 3D ऐड कर देंगे तो हमारा फोर्थ जो है टर्म्स है वो आ जाएगी। इस प्रकार से हमने चेक किया कि इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी हर टर्म्स के लिए इक्वल आ रहा है। यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया और यहाँ पे तीनों जगह 8 8 8 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, जो आंकड़े दे रखे हैं ये एक AP के आंकड़े हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप है वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालते हैं। देखिए कोई सिलेंडर हमें दे रखा है और उस सिलेंडर में हम मान लेते हैं कि उसमें अक्स हवा है। क्या हवा है, अक्स हवा है। तो हमने सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो आंसर नंबर सेकंड क्या बोलेंगे, माना बेलन में प्रारंभ में हवा की मात्रा, और मान लेते हैं अक्स कि बेलन में प्रारंभ में अक्स हवा थी। हमें नहीं पता कितनी थी तो हमने अक्स मान लिया। ये हमारा गणित का रूल होता है कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो हम उसको अक्स वाई जेड ABCD कुछ भी मान लेते हैं। हमने यहाँ पे इसको अक्स मान लिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, यानी जितनी बेलन में हवा होती है जो वायु बाहर निकालने वाला जो पंप है वो उसके 1/4 भाग हवा है वो बाहर निकाल देता है। तो हम क्या बोलेंगे, पंप एक बार में हवा बाहर निकालता है। पंप एक बार में हवा बाहर निकालता है, कितनी हवा निकालता है, 1/4 भाग।
प्रारंभ में बेलन में हवा, प्रारंभ में बेलन में जो हवा है उसको हमने मान लिया A1, और A1 कितनी है, अक्स है। हमने मान लिया कि जो प्रारंभ है बेलन में हवा है, प्रारंभिक हवा है, वो A1 है, यानी कि अक्स है। अब पंप हवा निकालता है तो शेष हवा, पंप उसकी 1/4 भाग निकालेगा ना, तो पंप द्वारा निकाली गई हवा, पंप द्वारा निकाली गई हवा। देखिए बेलन में प्रारंभ में अक्स हवा थी, उसका अक्स का 1/4 भाग है वो हवा बाहर निकालेगा पंप, तो अक्स का 1/4 निकालेगा तो कितना हो जाएगा, अक्स/4 भाग। ये जो पंप है वो हवा बाहर निकाल दिया। इतनी हवा बाहर निकालने के बाद में बेलन में कितनी हवा बच गई, तो हम लिखेंगे शेष हवा, और ये शेष हवा किस में बचेगी, बेलन में। तो शेष हवा, कुल हवा उसमें पहले अक्स थी, प्रारंभ में अक्स हवा थी, उसमें से पंप ने निकाल दी है अक्स/4 भाग। तो इसमें से ये लेस करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4। अब यहाँ से 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, और उसको अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर माइनस का चिन्ह, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1, और उसको अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्स। देखिए प्यारे दोस्तों, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं या उसका उस किसी भी संख्या में डिवाइड देते हैं तो वही संख्या वापस रिपीट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे अक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, अक्स ही आ गया। अब यहाँ से इसको टर्म्स को सोल्व करेंगे तो 4x में से अक्स लेस करेंगे, क्योंकि ये जो 4x है ये प्लस का है और ये अक्स है ये माइनस का है। तो 4x में से अक्स को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 3x, और बट्टा में 4। तो यहाँ पे ये हवा है अभी भी बेलन के अंदर शेष है। अब पुनः क्या होगा, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग। तो बेलन में हवा है 3x/4 और उसका 1/4 वापस पंप बाहर निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 3x/4 और 4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ये हवा फिर से ये पंप है वो बाहर निकालेगा, तो फिर से बाहर निकालेगा तो कितना हो जाएगा। अब बेलन में शेष हवा, तो वापस हम लिखेंगे शेष हवा। देखो प्यारे दोस्तों, बेलन में अब 3x/4 हवा बची हुई थी, उसमें से फिर से पंप ने 3x/16 भाग है वो बाहर निकाल दिया है। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, प्रारंभ में हवा थी उसमें 3x/4 पहले, और अब पंप ने फिर से 3x/16 भाग है वो बाहर निकाल दी। तो कितना बचेगा, एलसीएम आ गया 16, 16 का भाग 16 में 4 का भाग 4 बढ़ जाएगा, उसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x माइनस। तो ये अब 16 का भाग 16 में एक बार जाएगा, उसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। अब देखो प्यारे बच्चों, 12x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, और बट्टा में 16। अब बेलन में 9x/16 भाग फिर भी बची हुई है। अब वापस पुनः क्या करेंगे, पुनः अब पुनः क्या होगा, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो शेष हवा का 1/4 भाग। तो शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो शेष हवा कितनी है, 9x/16। अब देखो बेलन में शेष हवा थी 9x/16, उसका 1/4 भाग यानी कि 1/4। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर तो कितना हो गया, 9x हो गया, और बट्टा में ये कितना हो गया, 16 चौके 64, यानी कि 9x/64। इसको यहाँ पे पुनः लिख लेते हैं, कितनी बच गई, 9x/64 भाग। अब भी बेलन में इतनी गैस है ये बाहर निकालेगा पंप। जो बेलन में गैस बची हुई थी उसका 1/4 भाग यानी कि 9x/64 भाग है वो बाहर फिर से निकल जाएगा। तो देखते हैं शेष हवा, तो शेष हवा क्या हो जाएगी, शेष हवा। देखो प्यारे दोस्तों, बेलन में कितनी गैस, शेष हवा कितनी थी, 9x/16, और उसने हवा कितनी निकाल दी, 9x/64 भाग। तो शेष हवा में से शेष हवा थी 9x/16 और उसमें से कितनी निकाल दी, 9x/64। ये घटा देंगे तो एलसीएम तो आ गया 64। अब देखो 16 का भाग 64 में जाएगा 4 बार, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36x माइनस। अब 64 का भाग 64 में एक बार जाएगा, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x। यहाँ पे घटाने पर कितना आएगा,
27x/64। अब देखो प्यारे बच्चों, ये बार बार चलते चलते हमने यहाँ पे क्या देखा कि हर बार ये आ रहा है, क्या आ रहा है कि हमने पहले स्टार्टिंग में अक्स हवा मानी थी, फिर हवा जो शेष हवा बची वो कितनी बची, 3x/4 बची। फिर वापस हमने देखा शेष हवा बची वो 9x/16 बची। फिर हमने देखा वापस शेष हवा जो बची है वो कितनी बची है, 27x/64। इस प्रकार से हम इसको अगर AP को लिखें, AP बराबर A1, A2, A3, A4, इस प्रकार से हम अगर इसको लिखें तो देखो AP हमारी क्या बनेगी, AP बनेगी, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में अक्स हवा मानी थी, फिर हमने उसमें से 1/4 भाग निकाला था तो कितना आया था, 3x/4 भाग आया था। फिर हमने उसमें से भी हवा निकाली थी, 1/4 भाग निकाली थी तो कितना आया था, 9x/16। तो यहाँ पे तीसरा जो पद आ जाएगा वो आ जाएगा 9x/16 और लास्ट एटलीस्ट शेष हवा कितनी बच गई, 27x/16। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि ये AP है तो क्यों है, ठीक है, और है या नहीं है। तो देखिए D का मान चेक करेंगे। D क्या होता है कि आप A2 में से A1 लेस करो। A2 कितना है अपना, A2 है 3x/4 और उसमें से लेस कितना करना है आपको, अक्स लेस करना है। तो इसके देखिए यहाँ पे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो 3x/4 में से अक्स लेस कर रहे हैं तो इसका LCM कितना आया, इसका LCM आ गया 4। LCM 4 आया तो 4 का डिवाइड किया 4 में, 1 टाइम उसको 3x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x माइनस 1 का 4 में डिवाइड किया तो 4 टाइम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3x है, ये प्लस का है, ये 4x है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का x/4। फिर से D चेक करते हैं तो D चेक करेंगे तो क्या आएगा, A3 माइनस A2। तो देखिए A3 क्या है, A3 यहाँ पे ये रहा A3 रहा 9x/16 माइनस A2 क्या हो जाएगा अपने पास में 3x/4। तो यहाँ से वही LCM लेना है, LCM कितना आएगा, 16 और 4 का LCM आ जाएगा, इनका LCM आ जाएगा 16। अब देखिए 16 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, उसको 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9x माइनस। यहाँ पे देखिए 4 का भाग 16 में 4 बार जाएगा, उसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12x। अब यहाँ पे फिर पुनः देखते हैं कि जो 9x है वो प्लस का है, 12x है वो माइनस का है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 12x में से 9x घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3x/4। प्यारे दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो D का मान आ रहा है वो नॉट इक्वल आ रहा है, D का मान है वो बराबर नहीं है, D का मान बराबर नहीं आ रहा है। अतः हमें यहाँ पे जो दे रखा है आंकड़े वो एक AP को व्यक्त नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये एक AP नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या माना कि माना बेलन में प्रारंभ में हवा की मात्रा x थी, ठीक है। फिर हमने क्या माना कि जो पंप है वो एक बार में हवा बाहर निकालता है 1/4 भाग, जो बेलन के अंदर हवा रहेगी उसका 1/4 भाग है वो ये बाहर निकालेगा। फिर हमने क्या कहा कि प्रारंभ में बेलन में हवा थी वो A1 थी यानी कि अक्स थी। फिर पंप द्वारा निकाली गई हवा, पंप ने जो अक्स भाग था उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिया, तो कितना हो गया, x/4 भाग है वो हवा बाहर निकल गई। तो शेष हवा कितनी बच गई, अक्स में से हमने x/4 भाग है वो लेस किया तो कितना आ गया, 3x/4। इस प्रकार से हमने जो 3x/4 है उसका पुनः 1/4 भाग पंप के द्वारा बाहर निकाला और फिर शेष हवा कितनी बच गई, 9x/16। ऐसे करते करते हमारे पास में कुछ इस प्रकार के आंकड़े प्राप्त हुए कि x, 3x/4, 9x/16, 27/16। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे जो D है, D हमने कैसे ज्ञात किया था, हमने किया था A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A2 माइनस A1। यहाँ पे इन दोनों के मान देखिए, A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, माइनस का 3x/4 और लिख देते हैं, कितना आया था, माइनस के 3x/4 और नॉट इक्वल कितना आया था, माइनस का x/4। A2 माइनस A1 देखिए, A2 माइनस A1 कितना आया था, माइनस के x/4। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये AP नहीं है, क्योंकि AP वही होगी जहाँ पे D का मान हमेशा सभी के लिए इक्वल होगा। हर पद का जो डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा तो ही वो एक AP होगी, वरना AP नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखिए प्यारे दोस्तों, हमने एक का प्रश्न किया था 90 किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी वाला, वैसे मान लेते हैं। तो आंसर नंबर 3, माना
n मीटर, माना n मीटर की खुदाई के लिए आई लागत, माना n मीटर की खुदाई के लिए आई लागत है वो an है। हमने मान लिया कि कोई भी n मीटर खुदाई, यानी कि कितने भी किलोमीटर खुदाई करवाते हैं, n किलोमीटर हमें पता नहीं है, हमने n मान लिया, तो उसके लिए जो लागत आएगी वो an आएगी। अब हमें बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए खुदाई की लागत है वो 150 रुपये है, तो हम बोल देंगे प्रथम मीटर की खुदाई, और प्रथम मीटर यानी कि 1 मीटर, स्टार्टिंग का जो 1 मीटर है उसके लिए जो खुदाई की लागत है, और उसको हम क्या मानेंगे A1। जैसे n मीटर थी तो उसको an माना था, 1 मीटर है तो उसको A1 मानेंगे, और वो कितनी है 150 रुपये, वो है 150 रुपये। अब हम क्या बोलेंगे, अतिरिक्त खुदाई की लागत, है, हम उसको D मान लेते हैं, और वो हमें दे रखी है 50 रुपये, दे रखी है। अतिरिक्त खुदाई की जो लागत है वो हमें 50 रुपये दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो हमारी एपी होती है, एपी हम कैसे लिखते हैं, एपी लिखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले हम A1 लिखते हैं, फिर A2 लिखते हैं, फिर A3 लिखते हैं, A4 लिखते हैं, ऐसे लिखते लिखते AN लिखते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को हम बोलते हैं A, और जो दूसरा पद होता है उसको हम बोल सकते हैं A प्लस डी, और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो तीसरे पद को बोलेंगे A प्लस 2D, आगे A प्लस 3D, इस प्रकार से जाते, और लास्ट का जो पद आएगा उसको क्या बोल देंगे A प्लस। अब देखो यहाँ पे देखो, जो फोर्थ पद था उसके लिए एक कम आया, यहाँ पे 3D आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 इंटू डी। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, एकदम सिंपल तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमें A1 कितना दे रखा है, हमें A1 दे रखा है 150। A2 ज्ञात कर लेंगे, A2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A प्लस डी। हमने अभी पढ़ा कि A2 होता है वो A प्लस डी होता है। A कितना, A है अपना 150 प्लस D का मान कितना है, D का मान है 50, तो A2 कितना हो गया 200। इसी प्रकार से A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D कितना हो जाएगा, A का मान वही 150 प्लस 2 इंटू 50 कितना हो गया 150, प्लस 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 150 में 100 जोड़ेंगे 250, और एटलीस्ट A4 और निकाल लेते हैं, तो A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। जो यहाँ पे पद आएगा उससे A कम D लेना है, जैसे यहाँ पे 4 आया तो 3, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे A का मान वही 150 प्लस 3 इंटू 50, तो कितना आ गया 150 प्लस 150, तो कितना हो गया 300। प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दे रखा है हमें, ये एक एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि हमने सबसे पहले तो इन पदों को लिख लेना है। पदों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एपी, जो हमारी एपीआई है वो क्या ही है, सबसे पहले A1 था वो 150, A2 आया वो 200 आया, A3 आया वो 250 आया, A4 आया वो 300 आया, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यदि D का मान इक्वल आएगा सभी टर्म्स के लिए तो ये एक एपी होगी, वरना ये एपी का रूप नहीं होगी। तो यहाँ पे D ज्ञात कर लेते हैं। D बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, D बराबर होता है A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 कितना है 200, ये देखिए A2, ये यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूँ बार बार A1 A2 A3, ये क्या है, पहला पद टर्म्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4, यानी जो हमें एपी दे रखी है उसमें 1 2 3 4 ये टर्म्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अगर A1 बोल रहा हूँ तो मैं पहली टर्म्स की बात कर रहा हूँ, A2 बोल रहा हूँ तो मैं दूसरी टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 माइनस A1 कितना है 150, तो कितना आ गया 50। फिर देखिए वापस D चेक करते हैं, तो D A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A3 कितना है अपना, A3 है अपना यहाँ पे 250 माइनस 200 कितना आया 50। फिर वापस D चेक करेंगे, A4 माइनस A3, तो देखिए A4 कितना है 300 और A3 कितना है 250, 300 माइनस 250 कितना हो जाएगा 50।
प्यारे दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि सभी के लिए डी का मान क्या है, डी का मान समान है, डी का मान क्या है, समान है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3 इक्वल 50, ये बात बोल सकते हैं। अतः दी गई सूची एक एपी का रूप है। प्यारे दोस्तों हमने इस प्रश्न में क्या किया, बड़े ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को हमने पढ़ा है। हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमें एक प्रश्न दे रखा था कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी हमें कोई कुआं खोदना था और उस कुएं को खोदने में लागत का अनुमान लगाना था कि कितनी क्या लागत आ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन दे रखी थी कि आप अगर 1 मीटर का कुआं खुदवाओगे, 1 मीटर गहराई तक कुआं खुदवाओगे तो उसके लिए जो आपको चार्ज लगेगा वो लगेगा 150 रुपये। फिर प्रत्येक मीटर जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी प्रत्येक मीटर के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो आपके पास में लगेगा 50 रुपये का। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया था कि माना n मीटर की खुदाई के लिए an चार्ज है, तो हमने क्या किया, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है वो A1 हमने मान ली थी 150 रुपये, अतिरिक्त खुदाई की जो लागत थी वो हमने मान ली थी 50 रुपये, डी मान लिया उसको। और इस प्रकार से हमने एक टर्म्स मानी, एक एपी के लिए जो टर्म्स होती है वो A1 A2 A3, यानी कि जो एपी का पहला पद होता है उसको A1 बोल देते हैं, दूसरा होता है उसको A2 A3, इस प्रकार an पदों की हमने कोई एपी मान ली। उसमें हमने क्या कहा, जो पहला पद होता है उसको A बोलते हैं, दूसरा जो पद होता है उसमें A प्लस डी, यानी कि पिछले वाले पद में अगर आप डी यानी कि सार्वंतर जोड़ देते हो तो अगला पद आ जाता है। ऐसे हमने इसके अंदर फिर से एक डी जोड़ा तो कितना हो गया, A तो ऐसा का ऐसा आ गया और यहाँ पे डी में एक और डी जोड़ दिया तो 2D हो गया, यानी कि अगला पद आ गया। इसी प्रकार इसमें फिर से एक और डी जोड़ा तो कितना आ गया, अगला पद आ गया। और इसी में ऐसे आगे जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो इस प्रकार से एपी आगे बढ़ती जाएगी। हमने इसको यहाँ पे सोल्व करके देखा और सोल्व करने के बाद में लास्ट में हमने यहाँ पे चेक किया, दिए गए आंकड़े थे उन आंकड़ों के हिसाब से हमने चेक किया, डी का मान सभी के लिए क्या आ रहा था, समान आ रहा था। यहाँ पे चेक कीजिए 50 50 50 सभी के लिए समान आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि जो दी गई सूचना है, वो दी गई जो सूची है, संख्या सूची है, वो क्या है कि एक एपी का रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। प्यारे बच्चों हम क्या मान लेते हैं, इसको सरल करते हैं तो कि हम मान लेंगे कि एनवे वर्ष के लिए मिश्र धन, जो एनवा वर्ष है उसके लिए मिश्र धन हम क्या मान लेंगे, ए है। यहाँ पे मान लेंगे माना एनवे वर्ष के लिए जो मिश्र धन है वो ए एन है। अब हमें स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में क्या है, जो प्रथम पद दे रखा है वो कितना दे रखा है, A1 कितना दे रखा है, हम मान लेंगे A1 है वो 10,000 रुपये है, A1 अपना 10,000 रुपये है। अब जो 10,000 रुपये है इस पे प्रत्येक वर्ष आपको क्या देना पड़ेगा, 8% चक्रवृद्धि ब्याज जमा कराना पड़ेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो यहाँ से देखिए A2 क्या हो जाएगा, A2 तो हो जाएगा जो 10,000 रुपये ये तो आपको देने ही देने हैं, प्लस आपको 10,000 रुपये के ऊपर ब्याज और देना है। तो यहाँ से क्या निकालते हैं, ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज जोड़ते चलेंगे उस मेथड पे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मूल राशि तो अपने पास में ही इसी पे ब्याज जोड़ते जा रहे हैं। तो देखिए A2 क्या हो जाएगा, 10,000 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और इसको जैसे सरल करेंगे तो ये तो 10,000 तो आ गया ऐसा का ऐसा, और यहाँ से 2 जीरो कट गए तो ये कितना आया प्लस में, इसको जैसे सरल करेंगे 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 800, तो कितना आया 10,800 रुपये। तो जो A2 आ गया अपना वो कितना आ गया, 10,800 आ गया। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, A3 क्या हो जाएगा, अब अपना मूलधन वो इतना नहीं है, अब अपना मूलधन हो गया 10,800 हो गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10,800 लिख देंगे, प्लस अब जो ब्याज लगेगा वो भी 10,800 पे ही लगेगा। तो यहाँ पे करेंगे 10,800 गुणा 8 दर हो गई, समय हो गया, और बट्टा में 100। तो इसको सरल करेंगे तो ये तो देखो 10,800 तो ऐसा का ऐसा, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 864 आएगा, और ये इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,664 रुपये। इस प्रकार से हमारे पास में A3 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी का मान, पहले AP लिख लेते हैं। AP हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमने A1 माना था 10,000 रुपये, A2 अपना कितना आया था, A2 अपना आया था 10,800, तो A2 आ गया था 10,800, कोमा A3 आ गया था 11,664
64। अब देखो प्यारे बच्चों, हम यहाँ से डी का मान चेक करेंगे तो डी बराबर हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है अपना, A2 है अपना 10,800। 10,000 में 800 में से 10,000 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास में आ जाएगा 800। फिर हम क्या करेंगे, फिर से डी चेक करेंगे। अब इस बार डी क्या कैसे चेक करेंगे, A3 में से A2 लेस करेंगे तो A3 कितना है अपना 11,664 माइनस, और उसमें से लेस करेंगे 10,800। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है अपना 864 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए डी का मान क्या है, डी का मान बराबर नहीं है, डी का मान बराबर नहीं है। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः डी पहले क्या है, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, और फिर हम लिख देंगे अतः यह एक एपी का रूप नहीं है। देखिए प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से इस प्रश्न का रिव्यू ले लेते हैं। इस प्रश्न में हमने क्या किया, माना nवें वर्ष के लिए हमने कोई मिश्र धन है उसको an मान लिया। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन पे जब ब्याज जोड़ देते हैं तो वो होता है मिश्र धन होता है। तो यहाँ से हमने A1 है, वो पहली टर्म है जो हमारी श्रेणी है, उसका पहला जो टर्म है उसको हमने मान लिया 10,000 रुपये A1। फिर A2 क्या आएगा, जो 10,000 रुपये अगर उसमें ब्याज और जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा A2। तो हमने इसको सरल किया। फिर A3 क्या हो जाएगा, जो A2 है उसमें फिर से ब्याज जोड़ देंगे यानी डी जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा तीसरा टर्म। अब हमने यहाँ से चेक किया, जो हमारी एपी आ रही है उसमें हमने चेक किया जो A2 माइनस A1 है और A3 माइनस A2 दोनों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे 800 आ रहा है, यहाँ पे 864 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। और अगर जब भी डी का मान इक्वल नहीं आता है तो हम क्या बोल देते हैं कि ये एक एपी का रूप नहीं है। आशा करता हूँ मैंने जितना भी आपको समझाया है वो सब बातें आपको समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं आप और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।